now take the following definitions. Okay, first one, critical section. The portion of program text where shared variable और shared resources will be placed. अब shared variable और shared resources कौन कौन से होते हैं? वो सारे वेरिएबल या वो सारे रिसोर्सेज जो कि एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस यूज कर सकते हैं. ओके, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल देख लेते हैं हम. एग्जांपल जैसे कि हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में देखा था, जो काउंट वेरिएबल था, काउंट वेरिएबल था, ये एक शेयर्ड रिसोर्स था. ठीक है, और ये जो मतलब प्रोग्राम टेक्स्ट तो मतलब काउंट प्लस वन और काउंट माइनस वन, राइट. ये दोनों हो गए आपके किसके एग्जांपल? क्रिटिकल सेक्शन के. नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं. नॉन क्रिटिकल सेक्शंस, वो द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम टेक्स्ट वेयर द इंडिपेंडेंट कोड ऑफ द प्रोसेस विल बी प्लेस्ड. मतलब प्रोग्राम का वो वाला हिस्सा जहां इंडिपेंडेंट कोड रखा जाता है. ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? जो बचे हुए, जैसे मान लीजिए लूप हो गए, जो इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को अगर मैं लेके चलूं तो जो उसके अंदर इन आउट वेरिएबल है, जो इन वेरिएबल है वो प्रोड्यूसर के लिए है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आउट वेरिएबल है वो कंज्यूमर के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इंडिपेंडेंट रिसोर्स है, राइट. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. रेस कंडीशन किसे बोलते हैं? रेस कंडीशन एक कंडीशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं फिर मैं समझाता हूं. द फाइनल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस. दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड रेस कंडीशन. फाइनल आउटपुट किसी भी वेरिएबल का अगर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे डिपेंड करे तो उन सारी कंडीशनों को क्या बोलते हैं? हम रेस कंडीशन बोलते हैं. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. दोबारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला केस लेते हैं. जैसे मान लीजिए जो उसमें हमने एनालिसिस करा था, उसके अंदर मान लीजिए पहले प्रोड्यूसर कर रहा है. केस वन ले लेते हैं. केस वन ले लिया, पहले प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट कर रहा है ये काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन की. तो जब वो i1 चलाएगा तो क्या होगा? काउंट की वैल्यू जो भी होगी, मान लो काउंट की वैल्यू अभी करंट के लिए काउंट की वैल्यू 2 है. ठीक है, प्रोड्यूसर ने i1 करा तो रजिस्टर के अंदर क्या करा? काउंट की वैल्यू स्टोर कर ली. i2 करा तो क्या होगा? काउंट की वैल्यू एक बढ़ा दी. ठीक है, 3 कर दी. अब मान लो यहाँ प्रीएम्पशन आ गया. प्रीएम्पशन क्या होता है? प्रीएम्पशन एक तरह का इंटरप्ट होता है. आप इसे रिलेट कर सकते हो जैसे राउंड रॉबिन हमने पढ़ा था. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर जब आपका टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा, मतलब जो आपका टाइम स्लाइस गिवन है जब वो एक्सपायर हो जाएगा, आपका टाइम स्लाइस खत्म हो चुका है, तो दूसरे प्रोसेस को टाइम मिला है. मान लो दूसरा प्रोसेस कंज्यूमर है, क्योंकि आप दोनों ही हो अभी सिस्टम के अंदर, तो दूसरा प्रोसेस क्या है? कंज्यूमर है. तो कंज्यूमर आया, कंज्यूमर ने अपनी i1 करी, i1 उसमें क्या करा? यहाँ भी काउंट की वैल्यू 2 थी, तो आर पी ले लेता हूं मैं, आर सी ले लेता हूं, मतलब रजिस्टर ऑफ प्रोड्यूसर, रजिस्टर ऑफ कंज्यूमर. तो इसने भी काउंट की वैल्यू स्टोर करी, फिर डिक्रीमेंट करी, आर सी इक्वल्स टू 1 हो गई. फिर क्या करा? 2 पे, फिर 3 पे क्या करा? स्टोर कर दी. स्टोर करने मतलब जो ये वैल्यू है वो काउंट के अंदर अपडेट कर दी, राइट. ओके, इसके बाद क्या हुआ? प्रोड्यूसर दोबारा आया अपना कोड एग्जीक्यूट करने के लिए बचा हुआ. तो प्रोड्यूसर आया, उसने क्या करा? i3 एग्जीक्यूट करी. i3 में क्या था? जो rp की वैल्यू थी वो स्टोर करा दी किसमें? आपके काउंट में. ठीक है, तो rp के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर थी? 3 स्टोर थी. तो यहां से दोबारा 3 हो गई. तो ये तो आपका हो गया केस 1, जिसके अंदर फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? फाइनल वैल्यू आ रही है हमारी 3. ओके, अब हम एक और केस देख लेते हैं. केस 2 सेम लेते हैं. काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू यहां भी हमने 2 ले ली है. अब पहले मान लीजिए कंज्यूमर आ रहा है. ठीक है, सेम कंडीशन है. i1 करा तो काउंट मतलब आपने रजिस्टर ने अपने मतलब कंज्यूमर रजिस्टर के अंदर 2 स्टोर हो गया. उसके बाद क्या हुआ? i2 एग्जीक्यूट हुआ. i2 में क्या होगा? जो रजिस्टर की वैल्यू है -1 हो रही है काउंट में, जैसे आप देख रहे हैं. तो आरसी की जो वैल्यू थी 2 से घट के 1 हो गई. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ प्रेमचन आ गया. प्रेमचन कैसे? जो इस केस में आई थी कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग चल रही थी, टाइम काउंटर में एक्सपायर हो गया. ओके, तो दोबारा किसे मौका मिला? प्रोड्यूसर को मौका मिला. प्रोड्यूसर ने अपनी i1 एग्जीक्यूट करी. इंस्ट्रक्शन 1 में उसने क्या करा? रजिस्टर प्री, मतलब प्रोड्यूसर का जो रजिस्टर है उसके अंदर काउंट की वैल्यू स्टोर करी 2. i2 पर उसने क्या करा? रजिस्टर पी की वैल्यू एक बढ़ा दी, 2 से क्या कर दी? 2 से 3 कर दी. और i3 पे क्या करा उसने? जो रजिस्टर की वैल्यू थी उसे स्टोर कर दिया किसमें? काउंट की वैल्यू में. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यहाँ ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है.
फिर किसे मौका मिलेगा, फिर दोबारा मिलेगा कंज्यूमर को मौका। तो सी आया, अपनी i3 एग्जीक्यूट करा। सी की i3 क्या है, जो आर ऑफ सी है उसके डाटा को, उसकी वैल्यू को किस में मूव कर दो, काउंट में मूव कर दो, राइट। तो आर ऑफ सी की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 मूव कर दी काउंट में, तो फाइनल वैल्यू यहाँ क्या हो गई 1, और यहाँ क्या हो गई 3। तो जैसा आप देख सकते हैं, अगर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डिफर करेगा, मतलब पहले हम अगर प्रोड्यूसर को मौका देंगे एग्जीक्यूट करने का, तो हमारा आउटपुट अलग आ रहा है, और अगर हम पहले कंज्यूमर को दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट अलग आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि एक ही टाइम पे, मतलब एक ही टाइम के अंदर दोनों के दोनों क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, क्योंकि हमने देखा था काउंट हमारा क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। अगर इंडिपेंडेंट होता तो क्या कोड, मतलब एग्जीक्यूशन सीक्वेंस अगर इंडिपेंडेंट कोड के ऊपर है तो भी क्या आउटपुट डिफर करता है, नहीं। तो अगर आपको रेस कंडीशन को अवॉइड करना है, इसे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, टू अवॉइड द रेस कंडीशन ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड इन द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर आपको रेस कंडीशन को हटाना है, अवॉइड करना है, तो आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस को अलाउड करना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन में सी एस से डिनोट कर रहा हूं, अगर एक प्रोसेस इसके अंदर है, अगर वो प्रियम्प्ट भी हो गया है, तब भी वो जहां एग्जीक्यूशन छोड़ के गया है वो वहीं से आके एग्जीक्यूशन करेगा। ओके, राइट। अगर मान लीजिए दो प्रोसेस उसके अंदर है, तो क्या हो सकता है, जहां वो छोड़ के गया, जो वैल्यू उसने अपने इंटरनल रजिस्टर में स्टोर करी थी, उस वैल्यू का हो सकता है सिग्निफिकेंस कोई और प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन से बदल दे। तो ये क्या हो गया, अफेक्टेड। P1, अगर एक और प्रोसेस मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं P2 भी है यहाँ, ठीक है। जैसा हम देख रहे हैं, P1 को आप मान लीजिए प्रोड्यूसर, P2 को मान लीजिए कंज्यूमर। तो अब क्या हो रहा है, P1 P2 के एग्जीक्यूशन से अफेक्ट हो रहा है, और P2 P1 के एग्जीक्यूशन से अफेक्ट हो रहा है, राइट। तो अफेक्ट और इफेक्ट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ये दोनों सिमिलर सी टर्मिनोलॉजी सुनने में भी लगती है। हो सकता है मैंने भी बोलते हुए आपको ऐसे सुनाई दे, मैं अफेक्ट बोल रहा हूं, आपको इफेक्ट सुनाई दे। अफेक्ट का मतलब होता है चेंज, मतलब इफेक्ट इन अ सर्टेन वे, अप्लाइंग इफेक्ट इन अ सर्टेन वे। अफेक्ट इज इक्वल टू अप्लाइंग इफेक्ट इन अ सर्टेन वे, मतलब इफेक्ट आप उसको इफेक्ट कर रहे हो एक सर्टेन वे के अंदर, राइट। नाउ द कंडीशन टू बी फॉलोड टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। कौन कौन सी कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, राइट। ओके, फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एंड व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? First one is mutual exclusion. What is mutual exclusion? Only one process is allowed to enter into critical section at any point of time. Okay, मतलब सिर्फ एक ही प्रोसेस अलाउ होना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन को, एक ही प्रोसेस अलाउ होना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक्सेस करने के लिए। मतलब अगर एक से ज्यादा प्रोसेस एक्सेस मांग रहे हैं, तो सिर्फ एक ही को एक्सेस मिलना चाहिए, राइट। ओके, no two process may be simultaneously present inside the critical section at any point of time। कभी भी दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, मतलब एक साथ दोनों एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, राइट। एक के बाद एक आ सकता है, मतलब सीरियल वे में एक्सेस अलाउड है, लेकिन साइमल्टेनियसली एक्सेस अलाउड नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोग्रेस। नो नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन मीन्स कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर वर्क कर रहा है, मतलब बाहर एग्जीक्यूट कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन के बाहर मतलब इंडिपेंडेंट कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, शुड ब्लॉक अदर इंटरेस्टेड प्रोसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू क्रिटिकल सेक्शन। ओके, व्हेन क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री, ये मेन है। अगर मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन आपका फ्री है तो कोई प्रोसेस, मान जैसे मैं यहाँ कंडीशन स्टेट बना देता हूँ, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, राइट। ये आपका प्रोसेस है P1 जो कि इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन को लेने के लिए, मतलब उसे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन के कोड को उसे एग्जीक्यूट करना है। तो कोई भी प्रोसेस यहां जैसे मान लीजिए P2 को ये अलाउड नहीं है कि P2 P1 को ब्लॉक कर सके, या P2 P1 का एक्सेस ब्लॉक कर सके एंटर के लिए। मतलब अगर मान लीजिए P1 इंटरेस्टेड है, ये मान लीजिए आप एक रूम में घुसना चाहते हैं, और आप मतलब मान लीजिए आप एक टॉयलेट को यूज करना चाहते हैं, मतलब वॉशरूम है,
पब्लिक वॉशरूम है, आप उसे यूज करना चाहते हैं, तो कोई प्रोसेस बाहर, अगर वो वॉशरूम फ्री है तो आपको उसे यूज करने के लिए किसी मतलब कोई भी आपको रोकना नहीं चाहिए। जब वो वॉशरूम फ्री है तो आपको एक्सेस मिलना चाहिए, आपको वो एलोकेट होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई मतलब मैं आपसे पहले गया हूं, हैं वो वॉशरूम फ्री है लेकिन मैं लॉक करके आ गया, मैं वॉशरूम को लॉक करके आ गया, की मेरे पास में है, ठीक है। अब क्या होगा, वो रिसोर्स फ्री है, मतलब वो वॉशरूम फ्री है और आपको नीड भी है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपका एक्सेस ब्लॉक कर दिया उसके अंदर, राइट। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड केस क्या कहता है। मतलब तीनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है, जैसे यहाँ दोनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है, ये तीनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है, लेकिन बस ये केसेस है, ठीक है। फर्स्ट केस में है कि मान लीजिए एक एक्सेस अलाउ कर रहा है, राइट। दूसरा आपको पढ़ के लगेगा तीनों एक जैसी हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ओके। इफ देयर इज ओनली वन प्रोसेस ट्राइंग टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन, देन इट शुड डेफिनेटली अलाउ टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। मतलब मान लीजिए ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, यहां सिर्फ एक ही प्रोसेस है, P1 है, वो एक्सेस करना चाहता है तो उसे एक्सेस मिलना चाहिए। अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो उसे एक्सेस मिलना ही मिलना चाहिए। जैसे इसमें वो डिफाइन कर रखा है कि सिर्फ एक ही प्रोसेस है तो फ्री होगा ही होगा, तो उसे अंदर एक्सेस मिलना ही मिलना चाहिए, राइट। ओके, ये कब कब अराइव होंगे ये केसेस, मैं आगे जब एग्जांपल बताऊंगा तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, राइट। ओके, if two or more process trying to enter into critical section, one process should definitely allow to enter into critical section, right। मान लीजिए ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ये है आपका P1 जिसे एक्सेस चाहिए, ये आपका P2 है जिसे एक्सेस चाहिए, ये आपका P3 है जिसे एक्सेस चाहिए। मान लीजिए एक से ज्यादा प्रोसेस है जिन्हें एक्सेस चाहिए क्रिटिकल सेक्शन का। अब मान लीजिए जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री भी है, ठीक है, तीन से चार एक से ज्यादा प्रोसेस को चाहिए भी, तो कम से कम एक को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ना तो मैं जाऊंगा ना तुझे जाने दूंगा। जैसे मान लीजिए एक रिसोर्स है, ठीक है, आप कह रहे हो ना तो मैं लूंगा ना मैं तुझे लेने दूंगा, वो वाला कंडीशन आप नहीं कर सकते। मतलब वो कोई भी प्रोसेस वैसी जिद नहीं कर सकता कि ना तो मैं जाऊंगा ना तुझे जाने दूंगा। अगर एक से ज्यादा बंदे हैं, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं जिन्हें नीड है उस रिसोर्स की, तो कम से कम किसी एक को वो रिसोर्स एलोकेट होना चाहिए। अब वो किस बेसिस पे होगा, वो अलग 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 क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन के, कि आपकी प्रायोरिटी कितनी है, ठीक है, आपको कब मिला है, टाइम आपका टाइम क्वांटम कब एक्सपायर हुआ है, वो शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग होगा, राइट। ओके, अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं जो कि है बाउंडेड वेटिंग। नाउ टेक द थर्ड कंडीशन which have to be followed to achieve synchronization, which is bounded waiting. Okay, what is bounded waiting? No process should have to wait to forever to enter into critical section। मतलब किसी भी प्रोसेस को हमेशा के लिए वेट ना करना पड़े क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने के लिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो उससे वेट ही वेट करे जा रहा है एंटर करने के लिए। ओके, there should be a bound on getting chance to enter into critical section। मतलब एक टाइम बाउंड स्पेसिफाइड होना चाहिए कि इस प्रोसेस के बाद या इतने टाइम बाद आपको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, आपका बॉस आपको सैलरी नहीं दे रहा है, वो कह रहा है बाद में आना, ठीक है, आप दोबारा गए उसके पास, कुछ टाइम के बाद दोबारा गए, वो कह रहा है बाद में आना, तो फिर आप दोबारा गए, वो फिर कह रहा है बाद में आना। तो आप कितने टाइम तक ये करेंगे? वो बात का कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई होना चाहिए ना, कोई बाउंड होना चाहिए उस पर कि इतने टाइम बाद आना है आपको, या मतलब कोई डेट स्पेसिफाई होना चाहिए कि इस टाइम पे आना है या इतने टाइम बाद आना है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं होगा एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, आप रोज सुन रहे हो बाद में आना बाद में आना, फिर आपके और आपके बॉस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है, राइट। तो उसे आप प्रोसेस से रिलेट कर सकते हैं। एक प्रोसेस है जो ओएस के पास बार बार जा रहा है, ओएस उसका बॉस है, प्रोसेस एक एम्प्लॉय है, वो बार बार जा रहा है, वो कह रहा है बाद में आना बाद में आना, ओके, राइट। some processes is indefinitely waiting to enter into critical section because critical section is always busy by some other processes। दिस सिचुएशन शुड नॉट अराइज। ओके, मतलब मान लीजिए
कुछ प्रोसेस है उसे कुछ प्रोसेसेस को इनफाइनाइटली वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो जो आपका प्रोसेसर है या फिर जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब ये तो एक रिसोर्स की बात कर रहा हूं मैं, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ क्रिटिकल सेक्शन ले रहे हैं हम, प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में भी हम अज्यूम कर सकते हैं, राइट। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस है, वो उसे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन हर टाइम में बिजी है, क्यों? क्योंकि कोई और प्रोसेस उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, आप इनफाइनाइटली वेट कर रहे हो, तो ये वाली कंडीशन अराइज नहीं होनी चाहिए अगर आपको बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। अगर ये अराइज हो रही है तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं होगी। ये कैसा हो गया? मान लीजिए आप मतलब आप एक रैंक के एम्प्लॉय है, एक अदर रैंक का एम्प्लॉय है, अदर रैंक के एम्प्लॉय की प्रायोरिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो उसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा बॉस, उसकी सैलरी नहीं रुकनी चाहिए, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपकी चाहे रुक भी जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी हमेशा रुकी रहे सैलरी, आप काम करे जा रहे हैं, आपको सैलरी ही ना मिले, ठीक है, आपको सैलरी मिली नहीं रही, उसे सैलरी मिले जा रही है, मिले जा रही है, उसे नहीं मिली तो किसी और एम्प्लॉय को मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कभी चांस ही ना है, ठीक है, तो वो हो गया इम्प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया। अगर ऐसा कोई करता है, अगर कोई ऐसा बॉस एक्चुअल लाइफ में करता है, उसे क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर मैनेजमेंट बोलेंगे, राइट। ओके, जो लास्ट कंडीशन है, if bounded waiting is not satisfied then it is possible for starvation। starvation जैसे मैंने आपको बताया था, starvation क्या होता है? Indefinite waiting of a process to getting a chance for its resources। और रिसोर्स क्या हो सकते हैं? क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, राइट। ओके, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल सेक्शन। और ये लास्ट मतलब लास्ट पॉइंट है जो फॉलो होनी चाहिए, नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड प्रोसेसर स्पीड। कोई भी अजम्पशन आप नहीं ले सकते हार्डवेयर के लिए या प्रोसेसर स्पीड के लिए कि हार्डवेयर ज्यादा होगा या कम होगा, प्रोसेसर स्पीड स्लो होगी या फास्ट होगी। ओके, आप इन चारों कंडीशन को फॉलो करेंगे अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन अचीव करनी है, मतलब दो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन अचीव करनी है, तो आप इन चारों कंडीशनों का ध्यान रखेंगे, राइट। ओके, नाउ द सॉल्यूशन टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन, मतलब क्या अब तक हमने देखी प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या कंडीशन फॉलो होने चाहिए, अब देखते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन अवेलेबल हैं जो कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, राइट। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक सॉल्यूशन सेटिस्फाई करे या ना करे, वो अब एक एक सॉल्यूशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई, आगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपका एनालाइजेशन जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए और थोड़ा बहुत बेसिक लॉजिक डेवलप हो आपका, ठीक है। ओके, लाइक फर्स्ट वन है सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस। सबसे पहला आएगा इसमें आपका लॉग वेरिएबल, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन और डेकर्स एल्गोरिथम, ठीक है, और फिर लास्टली आएगा पीटरसन एल्गोरिथम, राइट। ओके, अब हम हर एक को डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी मतलब जो कंडीशन है कौन कौन सी फॉलो, किस किस सॉल्यूशन में कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, किस किस सॉल्यूशन में कौन कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं होती और क्यों नहीं होती, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो हम आगे देखेंगे, राइट। ओके, सेकंड है हार्डवेयर टाइप। हार्डवेयर टाइप में सिर्फ एक ही है, टीएसएल इंस्ट्रक्शन सेट। अब टीएसएल क्या है? टेस्ट एंड सेट लॉक, मतलब पहले टेस्ट करो फिर सेट कर दो लॉक को, ये एक ही इंस्ट्रक्शन में होता है। यहाँ मतलब लॉक वेरिएबल और टीएसएल में एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो मैं आगे जब बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। ओके, टाइप ये लिखना भूल गया। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, काउंटिंग सीमाफोर्स एंड बाइनरी सीमाफोर्स, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंक्रोनाइजेशन में मेन जो हमें फोकस करना है वो इन दोनों पॉइंट्स पे ही करना है, ठीक है, बाकी तो थ्योरेटिकल पार्ट था। जो एनालाइजेशन है मेनली, एनालाइजेशन क्यों करना पड़ रहा है वो हमने वो सीख लिया, अब एनालाइजेशन किस पे सबसे ज्यादा करेंगे, वो हम करेंगे सीमाफोर्स पे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशंस पे। लास्टली इसे हम बस थियोरेटिकली देखेंगे, आज तक टेस्ट नहीं करा गया है गेट के अंदर, लेकिन एक बार कवर करके चलेंगे क्योंकि सिलेबस में है तो हो सकता है आ जाए, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर सपोर्ट टाइप, इसमें बस एक ही है, मॉनिटर्स। ओके, राइट, तो सॉफ्टवेयर टाइप से स्टार्ट करते हैं, राइट। टेक द फर्स्ट सॉल्यूशन विच इज लॉक वेरिएबल, ठीक है, ये है आपका एंट्री सेक्शन जहां से आपका प्रोसेस एंटर करेगा, ठीक है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या लिख रखी है?
लोड आर आई एंड एम लॉक, मतलब जो लॉक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन लॉक में, लॉक क्या है, लॉक एक वेरिएबल है जिसे फ्लैग भी बोल सकते हो आप, बाइनरी वेरिएबल भी बोल सकते हो, बुलियन वेरिएबल भी बोल सकते हो, जो कि दो मतलब दो वैल्यू स्टोर कर सकता है, या तो जीरो या वन, ट्रू या फॉल्स। ओके, जीरो का मतलब क्या है, सीएस इज फ्री, मतलब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। ओके, और वन का मतलब है क्रिटिकल सेक्शन जो है आपका बुजी है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जो आपका लॉक वेरिएबल, लॉक मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्टोर है उसे रिस्पेक्टिव रजिस्टर के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, सेकेंडली क्या कर रहा है, उसे कंपेयर कर रहा है किससे, जीरो से। जीरो मतलब अगर फ्री है, मतलब क्या वो फ्री है ये चेक कर रहा है, ये कंडीशन ऐसे चेक कर रही है कि क्या वो फ्री है। कंपेयर कंडीशन इंस्ट्रक्शन कैसे, कंपेयर माइक्रो इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती है, वो सब्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट करके देखती है आर आई माइनस जीरो इक्वल्स टू, अब जो भी मतलब आपके इंटरनल फ्लैग्स की जो वैल्यू सेट हुई होगी उससे कंपेयर करा रहा है। अगर वो जीरो नहीं हुई, मतलब अगर वो जीरो नहीं हुई, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ वन आता, वन माइनस जीरो वन ही रहेगा। ठीक है, तो क्या वो जीरो हुआ, नहीं। अगर नॉन जीरो हुआ तो दोबारा यहाँ चला जाएगा। तो ये लूप कर दिया ना आपने, बाउंड कर दिया यहाँ एंट्री। ठीक है, अगर मान लीजिए जीरो हुआ, मतलब ये कंडीशन फेल हो गई ना, जंप नॉट जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, बट जीरो माइनस जीरो तो जीरो हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन वर्क नहीं करेगी, मतलब जंप नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, स्टोर एमलॉक वन। ये हैश जो मैं लिख रहा हूँ ये रिप्रेजेंट करता है आपका न्यूमेरिक वैल्यू। जो मैं हैश लिख रहा हूँ, आगे मैं हैश ही फॉलो करूंगा, ये टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंट करती है न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, ये माइक्रो प्रोसेसर आपने पढ़ा हो, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स उसमें यूज होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी मैं हैश लिख रहा हूं तो इसका मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, राइट। तो ये क्या करेगा, लॉक के अंदर क्या स्टोर कर देगा, वन स्टोर कर देगा। वन स्टोर करने से क्या होगा, अगर कोई और प्रोसेस आएगा, और प्रोसेस आया, यहाँ एक प्रोसेस है, और प्रोसेस आया, यहाँ वो कंपेयर करेगा। ठीक है, तो क्या उसे क्या मिलेगा, जीरो माइनस वन, मतलब वन माइनस जीरो होगा ना, आर आई के अंदर वन आ जाएगा क्योंकि इसने लॉक कर दिया। दूसरा प्रोसेस आया, उसने लॉक को उसके अंदर करा, आर आई के अंदर मूव करा ना लॉक की वैल्यू को, उसके अंदर वन आ गया। आर आई वन माइनस जीरो करेगा, आर आई माइनस जीरो मतलब वन माइनस जीरो करा, तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो जो दोबारा जंप करा जाएगा। तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो एंट्रेंस को। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस, उसके बाद क्या करेगा, जब वो लीव करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को लीव करेगा, तो दोबारा लॉक के अंदर क्या स्टोर कर देगा, जीरो, ताकि कोई और प्रोसेस एंटर कर सके। अब आपको लग सकता है कि ये ठीक लिखा है कोड, ढंग से वर्क करेगा, एक बार एनालाइज करके देखते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस एक्सिस पे क्या ये वर्क करेगा, क्योंकि हमें सिंक्रोनाइजेशन जो प्रोवाइड करवाना है किस पे करवाना है, जो साइमल्टेनियस प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब एक साथ जो एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनके बीच में तो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करवाना है ना। राइट, ओके। कैसे, हम कैसे पता करेंगे ये प्रोवाइड करवा रहा है या नहीं करवा रहा, वो हम कंडीशन चेक करेंगे, जो हमने कंडीशन देखी थी ना चार, बेसिकली मेनली तीन देखनी है, चौथी बस ये थी अजम्पशन नहीं लेनी है आपको हार्डवेयर और प्रोसेसर स्पीड के रिलेटेड कुछ भी। तो बाकी हमें तीन कंडीशन चेक करनी है, कौन कौन सी करनी है, पहली कौन सी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी कौन सी है, प्रोग्रेस, तीसरी कौन सी है, बाउंडेड वेटिंग। राइट, तो हम चेक करते हैं। ओके, एनालिसिस। ठीक है, आप ले रहे हो, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है। एक प्रोसेस आया, प्रोसेस P1 आया। ठीक है, प्रोसेस P1 आया, उसने I1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी। ठीक है, I1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, R1 मैं इसकी सबस्क्रिप्ट वैल्यू ले रहा हूं क्योंकि RI ले रहे हैं, रिस्पेक्टेड, ये जो RI रिप्रेजेंट कर रहा है, I जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिस्पेक्टेड प्रोसेस की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। राइट, तो मैं P1 मान रहा हूं, तो R1 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इनिशियली मान लो मैं लॉग जीरो है, लॉग की एक वैल्यू लेके चलते हैं, लॉग इक्वल्स टू जीरो है इनिशियली। ठीक है, तो आर वन के अंदर क्या स्टोर हो गया, जीरो स्टोर हो गया। ठीक है, उसने कंपेयर करा, जीरो माइनस जीरो क्या होगा, जीरो माइनस जीरो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है,
अब R1 के अंदर क्या है, जीरो ही है, तब भी जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही आया, तो ये क्या जंप कंडीशन वर्क करेगी, नहीं। ठीक है, I3 उसने वर्क I3 एग्जीक्यूट कर दी, उसके बाद यहां उसके बाद क्या हुआ, प्रियम्पशन आ गई। प्रियम्पशन कहीं भी आ सकती है, आपको यूनिवर्सल एजम्पशन मान के रखनी है कि प्रियम्पशन कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ठीक है, जब भी आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपनी करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद आप प्रियम्प्ट हो जाएंगे। अगर प्रियम्पशन अकर हुआ है तो प्रियम्पशन किस किस कारण से अकर हो सकता है, बहुत सारे कारण है। इंटरप्ट आ सकता है, या अभी के एक सिनेरियो में हम सबसे बेसिक प्रियम्पशन मान के चलते हैं कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हम यूज कर रहे हैं, जो आपका टाइम क्वांटम है वो एक्सपायर हो गया है, राइट। ओके, तो I3 तक एग्जीक्यूट करा तो यहाँ प्रियम्प्ट हो गया। अब यहाँ आ गया P2। ठीक है, P2 आया, P2 ने I1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी, तो क्या हुआ, R2 के अंदर क्या स्टोर हो गया, लॉक की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, I2 एग्जीक्यूट हुआ, I2 में क्या है, R2 माइनस जीरो, मतलब जीरो माइनस जीरो क्या हो गया, जीरो ही रहेगा। ठीक है, जीरो रहने के बाद क्या वो जंप करेगा, नहीं। ठीक है, तो I3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, अब इसने I4 भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी, ये प्रियम्प्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां आया, इसने मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर कर दिया, 1। ओके, अब क्या होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गया, मतलब आपका जो P2 है वो यहां आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये यहाँ प्रियम्प्ट हो गया दोबारा, अब उस P2 का टाइम काउंटर में एक्सपायर हो गया, अब किसे मिलेगा, P1 को मिलेगा, मतलब P1 का टर्न आया, P1 को मिला है कोड एग्जीक्यूट, सीपीयू मिला है एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी इंस्ट्रक्शन को। तो अब ये I4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा, I4 इंस्ट्रक्शन क्या है, लोकेशन, मेमोरी लोकेशन के अंदर 1 स्टोर कर देना। ठीक है, तो ये 1 के ऊपर ही 1 क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, राइट। ओके, अब I4 के बाद क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन है, वो भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम टाइम के अंदर जो हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन की फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, at any point of time no two process allowed to enter in the critical section at the same time। मतलब कभी भी दो प्रोसेस एक साथ एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अलाउड ही नहीं, दो प्रोसेस का एक्सेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अलाउड नहीं है, राइट। ओके, तो क्या हुआ, यहां दोनों अलाउड हो गए, मतलब दोनों को एक्सेस मिल गया, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, फेल कर गया। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए वो फेल कर रही है, फर्स्ट कंडीशन फेल कर रही है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं, एज वी हैव प्रूव्ड दैट लॉक वेरिएबल हैज अलाउड टू प्रोसेस in the critical section at the same time, so we can say that this solution not satisfy mutual exclusion, hence it is a wrong solution, means it can't provide synchronization between two processes। okay, right, now take the second solution, which is strict alteration or Dekker's algorithm, right। okay, अब ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है, दो प्रोसेस, इसके लिए हम दो प्रोसेस लेके चल रहे हैं, ये सिर्फ दो प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है ये एल्गोरिदम। ठीक है, P0 और P1, ये दोनों टर्न वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे एक्सेस के लिए, एक्सेस अलाउड करने के लिए। ठीक है, मतलब टर्न यूज करेंगे कि पहले तेरी टर्न है फिर मेरी टर्न है। ठीक है, या फिर टर्न वेरिएबल अलाउ करेगा कि टर्न अगर 0 है तो P0 को अलाउड करेगा, या टर्न 1 है तो P1 को अलाउड करेगा, ऐसे करके अलाउड करेगा, राइट। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, P0 है, मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा टर्न अभी P0 का है, अगर 1 है तो P1 का टर्न है, राइट। ओके, तो ये कोड है, इसे हम एनालाइज करते हैं। पहले वाइल ट्रू, मतलब इन्फाइनाइट लूप है। ठीक है, दोनों के अंदर ही इन्फाइनाइट लूप है, राइट। ओके, अब यहाँ नॉन क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट कोड है, इंडिपेंडेंट जो कोड है आपका वो सारा नॉन क्रिटिकल सेक्शन से मैंने डिनोट कर रखा है। ये बस एक टेम्पलेट है, इसके अंदर आप कुछ भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटरनल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है,
while true not equals to 0 सेमीकोलन, while लूप के ऊपर सेमीकोलन, मतलब जैसा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको पता होगा कि जब भी मैं कंडीशन लूप के ऊपर सेमीकोलन यूज करूंगा तो वो नेगेशन में यूज होगा, मतलब ये लूप तब वर्क करेगा, मतलब इंटरनल कोड तब वर्क करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब लूप को इंटरनल एक्सेस अलाउड मिलेगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, मतलब 10 नॉट इक्वल्स टू 0, ये अगर ट्रू हो गया तो जो आपका प्रोसेस है वो इसी के अंदर लूप के अंदर बार बार रिपीटेडली चेक करता रहेगा कि अब फॉल्स हो, अब फॉल्स हो, अब फॉल्स हो, राइट। तो हम सेम इधर देख लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन वही जितना भी इंडिपेंडेंट कोड है, उसके बाद वाइल टर्न नॉट इक्वल्स टू 1, सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी। अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन अंदर वाली ट्रू होती है तो लूप यहीं अटक जाएगा, मतलब इसी लूप में अटक जाएगा, वरना क्या होगा, इंटरनल एक्सेस अलाउड मिलेगा, मतलब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को वो यूज कर सकता है, राइट। ओके, अब देख लेते हैं, इंडिविजुअली वर्क करके देखते हैं। P0 आया, ठीक है, P0 आया, नॉन क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करा, यहां चेक करा, इनिशियली मान लेता हूं मैं टर्न इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन क्या चेक होगी, टर्न नॉट इक्वल टू 0, टर्न की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, राइट। तो फॉल्स है तो क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर उसे एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो एग्जिट करेगा, टर्न इक्वल टू 1 सेट कर देगा, फिर ये वाला प्रोसेस आया, वाइल टू मतलब इनफाइनाइट लूप, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, टर्न इक्वल्स टू 1 सेट करा है, तो 1 नॉट इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, तो ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर उसे भी एक्सेस मिल जाएगा, वो फिर लीव कर जाएगा, राइट। ओके, अब हमने सीरियली तो देख लिया कि हाँ सीरियली दोनों वर्क कर रहे हैं, अब देखते हैं साइमल्टेनियसली जब दोनों एक्सेस करते हैं तो क्या ये वर्क करते हैं, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस, ओके, राइट। तो लेते हैं हम P1 लिया है, ओके, P1 क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन ले लेते हैं पहले, क्रिटिकल सेक्शन लिया है ये, ठीक है, यहाँ आपका P1 है, यहाँ आपका P0 है, ठीक है। P0 ने मान लीजिए P0 पहले एग्जीक्यूशन चालू करा है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करा, ठीक है, उसने ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करी, टर्न नॉट इक्वल्स टू 0, इनिशियली टर्न की वैल्यू हम देख लेते हैं, टर्न की वैल्यू ले लेते हैं, कुछ टर्न की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, मान लीजिए 0 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स होगा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P0 को एक्सेस मिल जाएगा, मतलब P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। अब यहाँ क्या हुआ, प्रीएम्पशन आ गया, मान लीजिए यहाँ प्रीएम्पशन आया है, जब वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गया तब वो प्रीएम्प्ट हो गया, मतलब उसका जो टाइम काउंटम था वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, वाइल ट्रू मतलब टाइम क्वांटम किसे मिला, मतलब नेक्स्ट स्लॉट किसे मिला, नेक्स्ट चांस किसे मिला, सीपीयू शेड्यूलिंग में एग्जीक्यूट होने का P1 को मिला, ठीक है। वाइल ट्रू नॉन क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करा उसने, अब वो यहाँ आएगा, इस वाली कंडीशन पे है वो, अभी यहाँ प्रीएम्पशन नहीं आया है, मैं कह रहा हूँ इस वाली कंडीशन पे है, तो अभी टर्न की वैल्यू क्या है, टर्न की वैल्यू अभी 0 है, तो 0 नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो क्या होगा, वो यहाँ लूप में अटक गया, राइट। ओके, अब मान लीजिए फिर दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट करा, तो क्या ये यहीं अटका रहेगा, मतलब इसे क्या चांस नहीं मिलेगा, एक नोट करके लिखिए, पहले नोट कर लीजिए, मतलब नोट करके बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, प्रीएम्पशन इज अ टेम्पररी स्टॉप, ओके, आफ्टर प्रीएम्पशन a certain amount of time the process is come back and execute the remaining code, ओके। इसमें मेन पॉइंट क्या है, प्रीएम्पशन इज अ टेम्पररी स्टॉप, मतलब वो एक टेम्पररी स्टॉप है, कुछ टाइम के बाद वो प्रोसेस वापस आएगा, अपने रिमेनिंग कोड को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ओके, तो अब क्या होगा, P1 का चांस कभी ना कभी एक्सपायर होगा, वो लूप पे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कभी इसका भी टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा, फिर क्या होगा, फिर दोबारा P0 को मिलेगा, P0 किस में, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, अपने लाइन ऑफ कोड का एग्जीक्यूट करेगा, वो क्रिटिकल सेक्शन क्या है, प्रोग्राम टेक्स्ट है, ठीक है, या फिर शेड वेरिएबल है, प्रोग्राम टेक्स्ट है या प्रोग्राम शेड वेरिएबल है,
उन्हें एग्जीक्यूट करते करते वो यहाँ तक खत्म करेगा, मतलब लास्ट तक आएगा, खत्म करा, उसके बाद क्या लाइन लिखी है, टर्न इक्वल्स टू 1, तो वो क्या करेगा, टर्न की वैल्यू को 1 पे सेट कर देगा और क्रिटिकल सेक्शन को लीव कर जाएगा। या मान लीजिए लीव नहीं भी करा, मतलब लीव करने के बाद, खैर लीव करने के बाद भी वो टर्न इक्वल टू 1 सेट कर रहा है। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन अभी फ्री है। फिर P1 के पास क्या होगा, P1 मान लीजिए एग्जीक्यूट करके यहाँ टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होने के बाद क्या मिलेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग में किसे चांस मिला, P1 को मिला। अब वो चेक करेगा 1 नॉट इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई फॉल्स हुई, फॉल्स हुई, तो मतलब नेक्स्ट लाइन पे उसे एक्सेस मिल जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो अब क्या हुआ, P1 आ गया यहाँ, राइट। ओके, तो इस पॉइंट से हम क्या समझे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रही है किसके अंदर, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो अब क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या कहता था, नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड ब्लॉक द एक्सेस ऑफ प्रोसेस of interested process, okay, interested process to enter into critical section, मतलब कोई प्रोसेस जो कि क्रिटिकल सेक्शन के बाहर है वो ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए किसी और प्रोसेस का एक्सेस जो कि इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो। क्रिटिकल सेक्शन फ्री है वो हम देखते हैं, उस केस सिनेरियो को देखते हैं। ठीक है, P1 आया, P1 आने के बाद क्या करा, टर्न इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया, टर्न इक्वल्स टू 0 सेट करा उसने, राइट, टर्न इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया और लीव कर गया, मतलब पहले लीव करा था, टर्न इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए P1 दोबारा एक्सेस चाहता है, वाइल लूप है, इनफाइनाइट लूप है, हमेशा चलेगा, इनफाइनाइट लूप है ना, हमेशा चलेगा जिंदगी भर। यहां आया, फिर वो दोबारा आया, वो क्या चेक करेगा, टर्न नॉट इक्वल्स मतलब 0, वो दोबारा वाइल ट्रू हुआ, नॉन क्रिटिकल सेक्शन को अपने को एग्जीक्यूट करा, फिर दोबारा वाइल लूप आया, अभी टर्न की वैल्यू क्या है, 0, 0 नॉट इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, तो वही यहीं अटक गया, वो यहीं अटका रहेगा। अब मान लीजिए P0 को जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब P0 को अपना कोड दोबारा एग्जीक्यूट ही नहीं करना, वो टर्मिनेट करके रेस्ट में है। ठीक है, P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब सीपीयू टाइम को यूज कर रहा है वो, लेकिन वो इसी लूप में अटका हुआ है। ओके, क्या वो कभी भी अंदर एक्सेस मिलेगा जब तक P0 इंटरवीन नहीं करता है, जब तक P0 इंटरवीन नहीं करता है, क्या P1 को एक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि टर्न की वैल्यू 0 ही रहेगी, और टर्न की वैल्यू 1 कब होगी, टर्न की वैल्यू 1 होगी जब P1 जो आपका ये है P0 को टर्न की वैल्यू 1 सेट करनी पड़ेगी ना। ओके, तो हम क्या देखते हैं इससे, ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन जो आपकी प्रोग्रेस की कंडीशन है, प्रोग्रेस की जो कंडीशन है उसे फेल कर देता है। क्या फेल कर देता है, प्रोग्रेस की कंडीशन क्या होती है, कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर है वो किसी और प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करना चाहिए जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, राइट। P0 है वो एक्सेस ब्लॉक कर रहा है P1 का इनडायरेक्टली, मतलब उसने जानबूझ के नहीं करा, लेकिन कोड आपने इस तरीके से लिखा है कि वो एक्सेस को ब्लॉक कर रहा है। या फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, अगर एक प्रोसेस है जो इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन को लेने के लिए तो उसे एक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन एक ही प्रोसेस है जो इंटरेस्टेड है, क्या उसे एक्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्रेस जो है आपकी, प्रोग्रेस जो है वो नॉट सेटिस्फाइड है, राइट। ओके, राइट।